अच्छा, आपके पास जो है वो सुपर पोजिशन में बिल्कुल सही है कि आपके पास दो वेव्स कंबाइन होंगी उसमें। और अब उसके जो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन है उसको फॉलो करेंगी। और उसके लिए फिर आपके पास बेसिक आइडिया होना कि उसमें कॉम्बिनेशन के वक्त किन फैक्टर्स को कंसिडर करना है, तो कौन से के पास है वहाँ पर। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है। ठीक है। अब आपके पास सुपर पोजिशन में जब हम दो या दो से ज़्यादा वेव्स को कंबाइन कर रहे होंगे, ठीक है, और उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी बट वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल होंगे, तो जाहिर सी बात है वो फिर ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ दो या दो से ज़्यादा वेव्स कंसिडर हम कर सकते हैं। टू और मोर देन टू वेव सेम फ्रीक्वेंसी और ट्रैवलिंग उनकी जो होगी ऑपोजिट डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन होगी, वो इंटरफेरेंस कहलाता है, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो है वो डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, लेकिन डायरेक्शन मतलब दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर एक राइट से आ रही है तो दूसरी लेफ्ट से आएगी। ठीक है, और दोनों जो है आपस फिर ओवरलैप करेगी। सुपर पोज का जो मतलब होता है, यानी एक से दूसरी वेव ग्रेटर हो जाए, या वो उसको ओवरकम करने की कोशिश करे, या दोनों अगर सेम फेज में कंबाइन होती है, या जैसे क्रस्ट और क्रस्ट कंबाइन होता है, ट्रफ और ट्रफ कंबाइन होते हैं, तो वो फिर ओवरलैपिंग का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो के पास सिंपल जो प्रिंसिपल है इसका, वो प्रिंसिपल ये है कि जो इंसिडेंट वेव होगी या इनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन दोनों के सम इक्वल होगा। तो इनका डिस्प्लेसमेंट है, द रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट इज सम ऑफ प्लेस ऑफ, कंबाइन कर रहे हैं। अगर एक 2 मीटर है, दूसरे का भी 2 मीटर है, तो वो कंबाइन होकर आपका 4 बनाएगा। ये आपके पास सिंपल प्रिंसिपल आ गया सुपरपोजिशन का। लेकिन अब इसमें भी कंडीशन है। अब यहाँ पर हमने लिख तो लिया कि आपके पास वो कंबाइन हो जाएंगी, लेकिन कॉम्बिनेशन के साथ इसमें आपके पास एक कंडीशन ये आएगी कि अगर आपके पास उनका फ्रीक्वेंसी भी सेम है, उनकी एम्पलीट्यूड भी सेम है, और वो एक पॉइंट पर आकर सुपरपोज करती हैं, या आपके पास दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो उसमें फिर आपके पास कंडीशंस ये होंगी कि या तो वो सेम फेज में हो सकती हैं, या इन फेज, दोनों का एंगल जो होगा वो सेम। और एक कंडीशन आपके पास जो है वो एंटी फेज हो सकती है। मतलब सपोज एक का क्रस्ट है तो दूसरे का ट्रफ, तो दोनों का एंगल बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। एक वर्टिकल डायरेक्शन से आ वर्टिकल अपर डायरेक्शन से, एक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन से होगी। अब इन दोनों में होगा ये कि जब आपके पास फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करेंगे, फर्स्ट कंडीशन में ये इन फेज, तो जब वेव आपके पास इंटरफेयर कर रही होती है, या आप कह सकते हो कि जब वेव आपके पास होगी तो उनका जो इंटरफेरेंस होगा वो कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या है? इंटरफेरेंस का मतलब, लेट सपोज अगर दो वेव्स को कंसिडर करते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक वेव ट्रैवल कर रही है लेफ्ट हैंड साइड से, सर इन फेज का मतलब क्या है? हाँ अब मैं वही आपको बता रहा हूँ। अब ये जैसे हमारे पास एक सिंपल सी वेव है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन जो है वो है, और एक और सेकंड वेव इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन से ट्रैवल करते हुए आ रही है, और इसकी डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड है। सर अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी तो फिर क्या होगा फिर ये नहीं करेंगे कंबाइन। अब आपके पास अगर फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड वगैरह डिफरेंट होता है ना, तो वो अभी फैक्टर्स हमारे पास बाद में इंक्लूड होंगे।
लेकिन जो अभी आपके पास बेसिक पहले आपने समझना है, उसमें ये देखना है कि आपके पास जो है वो कंबाइन कब होंगी और एक दूसरे को ओवरलैप कब करेंगी। ठीक है, पहले ये फैक्टर देखेंगे, फिर एक एक करके आपके पास सारे फैक्टर्स इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो अब आपके पास ये दो वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, एक राइट हैंड साइड की तरफ ट्रैवल कर रही है जो हमारे पास, एक हमारे पास लेफ्ट हैंड पे ट्रैवल, हमारी सेकंड वेव है। अब आपने जो इसमें फेज चेक करना है, फेज हम इस तरह से चेक करेंगे। अब आप इस वाली वेव का बिल्कुल लास्ट पार्ट देखो, तो यहाँ पर हमारे पास crust है, और यहाँ पे आपके पास सेकंड भी क्रस्ट है। ठीक है, अब सेम फेज का मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको अपनी इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पोजीशन से बिल्कुल आपके पास परपेंडिकुलर यानी प्लेसमेंट पे है मैक्सिमम, और ये भी मैक्सिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे है। तो जब ये दोनों इसी पोजीशन में एक दूसरे को सुपरपोज करेंगे या दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगी, तो कंबाइन होने के बाद होगा ये कि ये आपके पास इससे बड़ा एम्पलीट्यूड बनाएगी। ठीक है, लेट सपोज अभी यहाँ पर ये दो लाइंस कवर कर रही हैं, तो लेट सपोज ये 2 मीटर का अगर एक क्रस्ट हो और 2 मीटर का एक क्रस्ट दूसरे का हो, तो वो कंबाइन होकर आपके पास 4 मीटर का क्रस्ट बना देगी। ठीक है, अगर सिर्फ पोजीशन के लिए वैल्यू लिखते हैं कि लेट सपोज इसका एम जो है मीटर का भी एम्पलीट्यूड जो है वो 2 सेंटीमीटर है, जब ये दोनों आपके पास कंबाइन होंगी, तो कंबाइन होने के बाद फाइनल बनेगी एम्पलीट्यूड वो। ठीक है, क्योंकि आपके पास दोनों का सेम एंगल था, दोनों का सेम फेस था। फेस में बेसिकली हम उनका एंगल चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी जब एंटी फेस करेंगे तो आपको और आइडिया हो जाएगा कि एंटी फेस किस तरह से हो सकती है। तो ये तो आपके पास हो गया कंस्ट्रक्टिव का, कि जब आपके पास दोनों का पीक टू पीक या दोनों का क्रस्ट टू क्रस्ट या ट्रफ और ट्रफ कंबाइन होगा, तो उस कंडीशन में आपके पास जो एम्पलीट्यूड होगा वो डबल हो जाएगा। तो अगर आप भी यहाँ पर लिख लो कि अगर हम सर कंस्ट्रक्ट, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस भी बनती हैं ना? हाँ इसमें इक्वेशंस आएंगी, लेकिन इतना डिटेल इक्वेशंस नहीं है अभी आपके पास, क्योंकि आपके पास जब आगे A2 में पढ़ोगे ना ऑसिलेशंस में, तो वहाँ वेव्स की इक्वेशंस आएंगी। अभी इक्वेशंस वाला आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके ओके। तो अभी हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होगा ये कि जो हमारे पास द क्रस्ट ट्रफ ऑफ लाइनअप। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्रस्ट से क्रस्ट कंबाइन हो जाएगा, और इसी तरह अगर आप ट्रफ को देखो, तो ट्रफ भी दोनों का बिल्कुल सेम पोजीशन सेम एंगल पर है। तो नीचे ट्रफ से ट्रफ कंबाइन हो रहा है और क्रस्ट से क्रस्ट कंबाइन हो रहा है। तो आपके पास जो सर फाइनल, सेम एंगल का क्या मतलब हुआ? एंगल कहाँ से आ रहा है? अब सेम एंगल का मतलब ये है, अभी इसका डिटेल भी हम एंगल डिस्कस कर लेंगे जब हम फेज एंगल पर आएंगे। लेकिन अगर आप इसको बेसिक देखो, तो आप अपनी फर्स्ट वेव को कंसिडर कंपेयर करो सेकंड। अब आपके पास फर्स्ट वेव का जो लास्ट पार्ट है वहां पे क्रस्ट है। ठीक है, लेट सपोज अभी जब हम एंटी फेज बनाएंगे, तो एंटी फेज में ये होगा कि आपके पास लेट सपोज एक वेव का ट्रफ आ रहा हो, दूसरी का क्रस्ट आ रहा हो, मतलब एक वेव आपके पास वर्टिकली अपर डायरेक्शन से आ रही है, एक आपके पास वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन से आ रही है। तो वो समझ लो प्लस माइनस वाला इफेक्ट हो जाएगा, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास दोनों जो है वो सेम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम हाइट से आ रही हैं, राइट हैंड साइड से भी लेफ्ट साइड से भी। तो वो जब दोनों कंबाइन होगी, जैसे वाटर वेव्स हो लेट सपोज, और दोनों वाटर वेव्स आपके पास सेम हाइट की हो, तो जब उनकी हाइट कंबाइन होगी, वो जो डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा है, तो वो ये वाला कॉन्सेप्ट है। जब आप उसको उसकी मैक्सिमम हाइट को कंपेयर कर रहे हो, तो जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगी, तो ये 2 और 2 सेंटीमीटर की जो इनकी हाइट लिखी है हमने, तो ये कंबाइन होने के बाद बना। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर तो का ये मतलब, ट्रांसफर केस करेंगे सिर्फ? जी ये ट्रांसफर्स के लिए, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल में तो क्रस्ट रफ होता नहीं है, तो हमारे पास सारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो ट्रांसफर्स के लिए होगा। ठीक है, तो फाइनली जो हमारे पास current बनेगी, तो द रिजल्ट वे है डबल, तो एम्पलीट्यूड आपके पास double हो जाएगा। सर फिर उसकी डायरेक्शन क्या होगी वेव की?
रिजल्टेंट वेव की? डायरेक्शन आपके पास ये होगा कि जब दोनों कंबाइन करेंगी, तो अगर आपके पास दोनों की फ्रीक्वेंसी और दोनों की वेवलेंथ, सॉरी दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है, तो वो कंबाइन होकर बड़ी वेव बनाएगी। और फाइनली फिर वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आके रेस्ट में आ जाएगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है ना। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन से कोलिजन होता है, ठीक है, तो कोलिजन में होगा ये कि जहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है वो कंबाइन होके बड़ी वेव बनाएगी, और फिर वहां से वर्टिकली डाउनवर्ड आकर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगी बिल्कुल, मतलब वेव्स आपके पास खत्म हो जाएंगी। और कुछ पार्ट राइट पे ट्रेवल हो जाएगा, कुछ पार्ट लेफ्ट पर, मतलब कुछ वो ट्रेवल करेंगी राइट लेफ्ट, मतलब जो लेफ्ट साइड से आ रही थी वो कुछ राइट पे ट्रेवल कर लेगी, जो राइट साइड से आ रही थी वो कुछ लेफ्ट पे ट्रेवल हो जाएगी, उसके बाद वो मगर उनका एम्पलीट्यूड 4 हो जाएगा। एम्पलीट्यूड लेकिन उनका कॉम्बिनेशन का 4 होगा। अभी हम बस इसको फोकस कर रहे हैं, जैसे रिपल टैंक पढ़ा था। अब रिपल टैंक में क्या होता है कि टैंक के लास्ट में वॉल है, तो उसमें होता है कि अगर वेव जनरेट हो तो वो रिफ्लेक्ट बैक होकर आती रहती हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि वहाँ स्मूथ सरफेस और कंटिन्यूस वेव जनरेट हो रही है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक होकर आती रहेंगी। इसी तरह से अगर यहाँ भी कंटिन्यूसली वेव जनरेट हो रही होंगी, तो वो कंबाइन होकर सेंटर में बड़ी वेव बनाती रहेंगी, और पीछे से जो वेव्स हैं वो आपके पास कम एम्पलीट्यूड की आती रहेंगी, और वो सेंटर में आके कंबाइन होती रहेंगी। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। कोई मतलब डिटेल इसको नहीं बताता हूँ, पूरी ड्रॉ करने को आपके पास आए, क्योंकि अभी बेसिक कॉन्सेप्ट है, अभी आगे जैसे कंटिन्यू करते रहेंगे इसकी सारी क्वांटिटीज वगैरह, तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा। अब आप देखो इसको एंटी फेज में अगर हम देखें, तो एंटी फेज में हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। एंटी फेज जो हमारा सेकंड पार्ट है यहाँ पर, वेव की सुपरपोजिशन सर का। वो पूछता क्या है इसमें, इन फेज में? अब इन फेज में होता ही है कि लेट सपोज उसने आपको डायग्राम दे दी, उसमें वैल्यूज मार्क की हुई हैं, ठीक है, तो वहां पर उसने पूछ लिया कि आपके पास इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, ठीक है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन दी है तो वो पूछ लेते हैं, वरना अभी इसमें फेज एंगल पढ़ेंगे तो फेज एंगल के बारे में पूछ लेते कि आपके पास यहाँ पे फेज एंगल इनका कितना होगा, ठीक है, वो बिल्कुल ऑपोजिट है तो 180 हो जाता है, परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल है तो वो 90 डिग्री हो जाता है। तो अभी जब सारी कंडीशंस आ जाएंगी हमारे पास, तो फिर हम उसको फेस के साथ भी कंपेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि जैसे आप अगर एक वेव स्टार्ट कर रहे हो जीरो से, और लेट सपोज जहां पर वेव जीरो है वहां पर दूसरी वेव मैक्सिमम पे है, तो इसका मतलब 90 का चेंज आ रहा है, क्योंकि एक वेव जीरो पर है और एक वर्टिकली उसके अपवर्ड है, जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं दोनों वेव्स के लिए डायग्राम। तो अभी हम दो वेव्स को एक साथ भी ड्रॉ करके देखेंगे, क्वेश्चन भी अभी इसका दूंगा, तो फिर इसमें हम चेक कर लेंगे कि किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। तो जब आप एंटी फेज पे आओ, तो एंटी पास इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉन्सेप्ट किया होगा डिस्ट्रक्टिव के साथ में, हमारे पास एक क्रस्ट होगा एक वेव का और दूसरी का ट्रफ होगा, ठीक है। अब जिस तरह अगर हम यहाँ पे वेव को ड्रॉ करते हैं, तो लेट सपोज हमारे पास फर्स्ट वेव ट्रेवल कर रही है टुवर्ड्स राइट, और वो आपके पास वेव, और इसके सामने से जो दूसरी वेव करते हुए आ रही है वो आपके पास ट्रेवल कर रही है इस तरह। अच्छा, अब हमने वेव की डायरेक्शंस को वही सेम रखा है, ये वाली वेव आपके पास दोबारा से राइट, और ये वाली वेव आपके सर पास लेफ्ट। डायरेक्शन से तो फर्क नहीं पड़ता ना कोई? डायरेक्शन से फर्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि अगर आप ऑपोजिट लेकर आओगे ना, तभी आप उनका कॉम्बिनेशन देख सकते हो। अभी अगर आप उनको सेम डायरेक्शन से, जैसे आप जहां पर बैठे हो आप वहां से वेव जनरेट कर रहे हो, लेकिन आप दो वेव्स एक साथ जनरेट कर रहे हो, ठीक है, मतलब आपने एक साइड से रेड लाइट ऑन कर दी एक साइड से ग्रीन लाइट, तो जब वो दोनों एक ही जगह से स्टार्ट करेंगी, जब वो आगे जाके स्प्रेड होंगी, तो फिर उसमें सिर्फ इंटरफेरेंस होगा, फिर वो सुपर पोजिशन नहीं कहलाता, वो इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट भी इसमें आएगा, तो फिर इंटरफेरेंस हो जाता है। वो फिर सुपर पोजिशन नहीं होता, सुपर पोजिशन का मतलब ये होता है कि एक वेव को जो है वो, या एक किसी चीज को या एक क्वांटिटी को दूसरी वाली उसको ओवरलैप करने की कोशिश करे, ठीक है। जिस तरह ओवरटेक होता है ना, कि अगर एक कार को दूसरी ओवरटेक कर रही है तो उसमें क्या किया उसने कि अपनी स्पीड उससे ज्यादा कर ली। इसी तरह से अगर यहाँ पर वेव्स आपके पास ट्रैवल कर रही होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो अपने एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन पे एक दूसरी वेव को जो है उसके साथ या तो कंबाइन हो जाती है या उसको बिल्कुल जीरो रेस्ट उसमें स्टेट में ले आती है। अब जैसे ये वाली आप कंडीशन देखोगे, इस कंडीशन में अब आपके पास प्रॉब्लम ये है कि एम्पलीट्यूड तो यहाँ पर भी है, प्रॉब्लम ये आता है वेव का वर्टिकली डाउनवर्ड,
इसका जो है वो वर्टिकल, तो जिस तरह हम +1 और -1 लिखते हैं, 1 1 मैग्नीट्यूड तो दोनों की सेम है, लेकिन क्योंकि एक के साथ प्लस साइन है, एक के साथ माइनस साइन है, तो ऑपोजिट साइन की वजह से, ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से उनका फाइनल रिजल्टेंट क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पर जब ये दोनों वेव्स कंबाइन होगी, और यहाँ पर भी हम एम्पलीट्यूड सेम कंसिडर करते हैं, इस एम्पलीट्यूड और इसको भी हम 2 मीटर का, तो जब ये कंबाइन होगी तो इनका जो फाइनल रिजल्टेंट होगा वो 0 आएगा। अब 0 मीटर इसलिए है क्योंकि एक डाउनवर्ड थी और एक अपवर्ड, जब वो कंबाइन होगी तो वो समझो प्लस माइनस का इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस वेव ने अभी ऊपर डायरेक्शन में था, यहाँ पर इसने डाउनवर्ड आना था, तो ये दोनों के ऑपोजिट आ रही है वर्टिकली, एक तो डायरेक्शन में भी ऑपोजिट है और वाइब्रेशन में भी ऑपोजिट है। तो दोनों चीजें जब ऑपोजिट होंगी आपके पास, तो फिर क्या होगा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, आपके पास जो फाइनल रिजल्ट है वो 0 आ जाएगा। ठीक है। और इसमें जो कॉम्बिनेशन होगा हमारे पास, वो कॉम्बिनेशन इस तरह से होगा कि एक का क्रस्ट होगा, या एक का ट्रफ ले लेते हैं, और दूसरे का जो है वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, अगर एक का क्रस्ट है तो दूसरे का ट्रफ, और अगर पहले वाले का ट्रफ है तो दूसरे का क्रस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें बेसिकली होगा ये कि जो आपके पास क्रस्ट का वो एक क्रस्ट कंसिडर करेंगे, तो द वन वेव line up with the trough of the other, तो एक का क्रस्ट है दूसरे का ट्रफ है, तो अब आपके पास इसमें जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपके पास आएगा 0। द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, मतलब जो हमारे पास इन दोनों के कॉम्बिनेशन में फाइनल वेव बन रही है, वो फाइनल वेव आपके पास 0 एम्पलीट्यूड की बनेगी, मतलब वो दोनों वेव्स कंबाइन होने के बाद जो है वो वेव्स बिल्कुल रेस्ट स्टेट में आ जाएंगी, अब उनमें कोई वाइब्रेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों में क्रस्ट और ट्रफ जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट आ रहा था। ठीक है। ओके। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, और ये चीज याद रखनी है कि ट्रांसवर्स में ही होंगे ये सारे कॉन्सेप्ट, क्योंकि ट्रांसवर्स में ही परपेंडिकुलर आपके पास वाइब्रेशन होती है प्रोपगेशन के साथ, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर हमने ये याद रखना है कि इनकी जो प्रोपगेशन होगी वो और वाइब्रेशन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। तो फाइनली हमारे पास ये जो है सुपरपोजिशन का एक कॉन्सेप्ट आ गया। इसका आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ ग्राफ की फॉर्म में, कि ग्राफ की फॉर्म में क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है इसका वेव में, कि रिजल्टेंट आपने फाइंड आउट करनी है और आप कंबाइन कैसे करोगे। अच्छा, अब ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है 2 ओवरलैपिंग वेव्स ऑफ द सेम टाइप्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो एक सेम डायरेक्शन की भी आपके पास कंडीशन आ गई, ऑपोजिट भी कर सकती है, सेम से भी कर सकती है। ठीक है, अब सेम में ये है कि आपके पास जो है वो दोनों वेव्स डिफरेंट पॉइंट से स्टार्ट कर रही हैं। अब आप देखो रेड वाली जो वेव है वो स्टार्ट कर रही है मैक्सिमम से। ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड स्टार्ट से मैक्सिमम है, उसने वहां से स्टार्ट किया है। और एक वेव आपके पास जो स्टार्ट कर रही है वो 0 से स्टार्ट कर रही है। ठीक है। तो अब आपने ये चेक करना है कि जो इनका एम्पलीट्यूड होगा, या जो इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, वो आपने रिजल्टेंट वेव स्केच करनी है, और उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि उनका कॉम्बिनेशन कहाँ पर हो रहा होगा, और वो कहाँ कंबाइन हो रही होंगी, और कहाँ पर जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी। तो खैर ऑपोजिट तो ये नहीं है। तो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। हाँ, अब सेम डायरेक्शन में चल रही है, अब आपने करना है कि इनका एम्पलीट्यूड ऐड करना है। तो एम्पलीट्यूड को कैसे ऐड करोगे।
ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं चलता था ये सुपरपोजिशन? ऑपोजिट में होता है, लेकिन यहाँ पर ये कि उन्होंने सेम से स्टार्ट तो किया लेकिन आपको पोजीशंस डिफरेंट दी हैं। तो जहाँ पर आपके पास जो है वो, अगर क्रस्ट और क्रस्ट आ रहा होगा तो वहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन देखना है, जहाँ ट्रफ और ट्रफ आ रहा होगा वहाँ पे कॉम्बिनेशन देखना है, और क्रस्ट ट्रफ का कॉम्बिनेशन अलग देखना है। ठीक है। आपके पास प्योर जो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट था वो ऑपोजिट डायरेक्शन से बताया था। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सेम डायरेक्शन से भी वेव जनरेट हो रही है, और वो सेम आपके पास वेव्स इस तरह से जनरेट हो रही हैं कि उनका कुछ फेस का डिफरेंस है, जैसे आप यहाँ पर देखो कि ब्लू लाइन किसी और पॉइंट से स्टार्ट कर रही है और रेड लाइन किसी और पॉइंट से, तो अब आप इसमें देखो पूरा आपके पास 90 डिग्री का चेंज आ रहा है, क्योंकि ये जीरो पर है और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आपके पास दूसरी वेव चल रही है। तो इनका चेंज आपके पास बिल्कुल परपेंडिकुलर चेंज है, 90 डिग्रीज का चेंज है। तो अब आपने ये करना है कि इसको फाइनली ये देखना है कि इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। अच्छा, अब देखो इसमें आपने रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड मार्क करना है, वो एम्पलीट्यूड आप इस तरह से मार्क करोगे। लेट सपोज अगर हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें। अच्छा, अब जीरो पर क्या है कि जीरो पर एक वेव का एम्पलीट्यूड जीरो है और सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड है वन। ठीक है। तो जब आप वेव को ड्रॉ करना शुरू करोगे तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? वन से शुरू करें या जीरो से शुरू करें? आपके पास वेव का स्टार्ट कहाँ से होगा? क्योंकि अब हमने, जीरो से। अच्छा अब देखो आपने कहा जीरो से, ठीक है। अब जीरो से और वन से स्टार्ट करने में डिफरेंस अब हमने ये चेक करना है। देखो यहाँ से वेव जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और यहाँ पर भी वेव आपके पास कहाँ है? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये है कि दोनों का अभी आपके पास क्रस्ट कंबाइन होना है। वैल्यूज अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का क्रस्ट वाली साइड है अभी। ठीक है, ब्लू लाइन का भी क्रस्ट अभी चल रहा है और रेड लाइन का तो ऑटोमेटिकली क्रस्ट बहुत पीक से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अगर वो लाइन के नीचे जा रही होती ब्लू वाली, तो फिर हम कहते कि हाँ उसका ट्रफ है, तो फिर वो ऑपोजिट हो जाती। लेकिन अभी वो आपके पास सेम फेज में चल रही है, एक ही उस डायरेक्शन से चल रही है। ठीक है। तो अब आपने ये करना है कि पॉइंट टू पॉइंट इनका एम्पलीट्यूड जो है वो कंबाइन करके देखना है। अब जैसे पहला हमारे पास जीरो था और वन, तो जीरो प्लस वन करेंगे तो वन बनेगा, तो इसका मतलब है इस ग्राफ को आप यहाँ जीरो से स्टार्ट करोगे, सॉरी वन से स्टार्ट करोगे, क्योंकि इनिशियली जो है वो इनका कॉम्बिनेशन जीरो प्लस वन से हो रहा है। तो इसका मतलब है जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है वो वन से शुरू होगा। तो हमारा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करेगा वन से। ठीक है। और इसी तरह से फिर आपने इसको कैरी फॉरवर्ड करना है। अब जैसे ये नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे करनी है, अब आपने ये चेक करना है। अब ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर होगा? अब बॉक्सेस अगर काउंट करो तो टोटल आपके पास यहाँ फाइव बॉक्सेस हैं। ठीक है, फाइव स्मॉल बॉक्स है, तो इसका मतलब ये है कि एक स्मॉल यूनिट जो है वो 0.2 के इक्वल होगा। तो ये 0.2, 0.4, 0.6, और ये 0.6 और 8 के बीच में है। तो इसका मतलब ये पॉइंट कितना होगा? 0.7। 0.7। अब देखो दोनों का एम्पलीट्यूड 0.7 है, ऐसे ही है। रेड वाली भी 0.7 पर है, ब्लू वाली भी 0.7 पर है। ठीक है। तो कंबाइन होने के बाद ही कितनी वेव बनाएगी? 1.4। 1.4 बनाएगी। तो एग्जैक्ट ये आपके पास यहाँ पे बिल्कुल टॉप पर आ जाएगा ग्राफ के। डिस्टेंस सेम रखेंगे। हाँ, क्योंकि जिस पॉइंट पर वेव है उसी पॉइंट के ऊपर हमने एम्पलीट्यूड ड्रॉ करना है। तो जब ये जीरो से स्टार्ट होगा तो ये इस पॉइंट तक जाएगा, और इसी तरह से फिर आपने इसका कॉम्बिनेशन चेक करते जाना है कि कहाँ पर कितना एम्पलीट्यूड आ रहा है। अब देखो, आप ऐसा नहीं करेंगे कि हम बिल्कुल बहुत माइनर माइनर पॉइंट्स चेक करें। अब जिस तरह यहाँ पर इंटरसेक्शन था, अब इसके बाद आप हाफ इसको आगे ले जाओ। अब आप यहाँ पर दोबारा चेक करो, ये फिर मैक्सिमम पे है, और यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा नीचे डाउनवर्ड चली गई। तो ये जितना ऊपर जितना नीचे जा रही है उसको प्लस माइनस करके हमने आगे इसको कंटिन्यू करना है। और अगर आप थोड़ा सा पहले ले आओ, और इजी करना है, तो जहाँ पर ये जीरो है आप वहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड मार्क कर लो। देखो वहाँ पर भी ये मैक्सिमम वन पे है, तो इसका मतलब है नेक्स्ट पॉइंट इसका वन से जाएगा। तो ये फिर कंटिन्यू होगी आपके पास वेव। मतलब कि जिस जिस पॉइंट से हम ले रहे हैं हम्म। एम्पलीट्यूड, उसी पॉइंट पे होगा वो, इन्हीं मतलब पॉइंट हमारा नेक्स्ट पॉइंट वहीं से शुरू होगा। आप उनको ज्वाइन करते जाओ। ठीक है, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ मिला। ठीक है, और यहाँ मिलने के बाद अब आप इसको और फॉरवर्ड कंटिन्यू करते जाओगे। अब सेंटर में इसमें ज्यादा चेंज नहीं आएगा, सेंटर में देखो चेंज क्यों नहीं आ रहा?
क्योंकि जितना पॉइंट ऊपर जा रही है ना, उतना ही पॉइंट नीचे आ रही है। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ ऊपर नीचे इनमें वैल्यूज चल रही हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली जो है वो, अगर आप इसको फॉलो करो तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, क्योंकि इस पे इफेक्ट नहीं आएगा। और जहाँ पे ये नीचे जाएगी, तो नीचे जाने के बाद इसमें फिर वही नीचे वाले क्रस्ट और ट्रफ कंबाइन होंगे, जैसे ऊपर हुए थे 1.4। और वो इसी तरह से फिर ये पूरा पाथ फॉलो करते हुए, समझ नहीं आई आपने कैसे कंप्लीट किया। एक मिनट में बता देता हूँ फिर से। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि आप इसके पॉइंट्स चेक करते जाओगे। आप कुछ कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद जो है वो इसके पॉइंट्स को चेक कर लो। अब लेट सपोज, अगर आप यहाँ पर चेक करो जैसे, तो इस पॉइंट पे अगर आप देखो, तो इस पॉइंट पर हमारे पास ये एक वेव जीरो पर है, मतलब इसका एम्पलीट्यूड कंप्लीट जीरो है, और नीचे इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसका मतलब है आपके पास जो वेव जाएगी रिजल्टेंट, वो इसी वन पॉइंट से जाएगी, -1 से, क्योंकि एक एम्पलीट्यूड जीरो है। तो यहाँ पर भी आप सेम वही फॉर्मूला यूज करोगे, तो इसका मतलब है रिजल्टेंट वेव -1 से जाएगी। तो आपने -1 पे पॉइंट लगाया, ऊपर से जो पॉइंट आ रहा था उसको आप इसके साथ ज्वाइन कर लो। आप बिल्कुल डेप्थ में बीच वाले पॉइंट्स ज्वाइन नहीं करो। आप जो सिंपल सिंपल आपको मिलते जा रहे हैं जीरो के साथ वाले, आप जीरो के साथ वाले कंपेयर करते जाओ। आप जीरो के साथ वाले कंपेयर करते जाओगे, तो आपके पास जो है वो ऑटोमेटिक मैचिंग होती जाएगी। अब ये देखो, एक पॉइंट हमने यहाँ पे ढूंढा था, एक पॉइंट हमने यहाँ ढूंढा। ठीक है, उसके बाद ये वाला इंटरसेक्शन वाला पॉइंट फिर से आ गया, और उसके बाद फिर यहाँ पर जीरो वाला एक पॉइंट आप सेलेक्ट कर लो। इंटरसेक्शन वाला कैसे करते थे? इंटरसेक्शन वाले में ये कि आपने इंटरसेक्शन चेक करना है कि एक वेव का कितना है। अब यहाँ से हमने जो डिस्टेंस मेजर किया था, वो 0.7 आ रहा था। तो अगर एक वेव का 0.7 है, तो दूसरी का भी 0.7 है, क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये वाला जो हमने बेसिकली पॉइंट ड्रॉ किया था, इसमें हमने एक वेव का 0.7 प्लस दूसरी वेव का भी 0.7 लिया था, तो वो मैक्सिमम 1.4 पे चला गया था। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास पूरी वेव कंटिन्यू होगी। अब जैसे ये वाला जो पॉइंट है, लास्ट वाला जो यहाँ पे फॉरवर्ड होगा, अब ये देखो, ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब है इस वेव को इस पॉइंट से गुजरना है। तो अब आप इस वेव को इस पॉइंट से पास कराओगे, क्योंकि यहाँ पर जीरो है और नीचे -1 है, तो इसका मतलब है जीरो प्लस -1 जो है वो -1 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है रिजल्टेंट वेव को -1 से गुजरना है। फिर आप सेंटर वाला पॉइंट स्किप कर दो, आप इस वाले पॉइंट को कंसिडर करो। ये फिर से जीरो है, यहाँ पे फिर से मैक्सिमम है, तो इसका मतलब है इसको कहाँ से जाना चाहिए, 1 से। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आप इसके साथ ज्वाइन कर लो इसको, और यहाँ से जाने के बाद फिर से इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। आप इस इंटरसेक्शन पॉइंट को काउंट करोगे, तो ये आपको फिर मैक्सिमम पे मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास पूरी वेव कंप्लीट हो जाएगी, और ये वेव आपके पास रिजल्टेंट होगी। सर ये साइन ग्राफ तो नहीं लग रहा। अब आपके पास देखो, इसमें साइन ग्राफ और ये स्पेसिफिक अभी उन्होंने कुछ भी डिस्कस नहीं किया। अभी आप बस अपना फोकस जो है ना, वो उसमें एम्पलीट्यूड पे रखो। ठीक है, पहले बेसिक्स कर लो इसकी, फिर जब इसमें हम एंगल्स वगैरह सब पे जाएंगे, तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर आप सब पे अभी एक साथ अप्लाई करने की कोशिश करोगे ना, तो फिर आप एम्पलीट्यूड भी भूल जाओगे कि आपने एम्पलीट्यूड को ऐड अप कैसे करना था। अभी हमारा मेन फोकस ये था कि हमने इसको एम्पलीट्यूड इसका और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसको कंपेयर करना है। हमने इन दोनों को कंपेयर करके देखा यहाँ पर। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट था इसे ऐड किया हमने, इसी तरह से ये वाला जो पॉइंट था इसको ऐड किया। फिर ये दोबारा से इंटरसेक्शन वाला पॉइंट आ गया था, इसे ऐड किया, इसे ऐड किया, यहाँ पे फाइनल इसको ऐड किया। फिर ये इंटरसेक्शन दोबारा से आ गया। तो ये देखो, इतने सारे पॉइंट्स हमने इसमें मार्क कर लिए, तो ये काफी होंगे इनके पॉइंट्स मार्क करके, और फिर आप डायग्राम ड्रॉ कर लो। सर ठीक ये है, कितने मार्क का है?
अच्छा, इसके मार्क जो होंगे आपके पास वो मैक्सिमम आपको 2 मार्क के लिए ये देगा, क्योंकि एक तो आपके पास ये कि एम्पलीट्यूड आपने सही ऐड किया, और एक आपके पास जो वेव की डायरेक्शन जो फाइनल आप रे डायग्राम इसकी ड्रॉ करोगे, वेव डायग्राम, वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा इस पे टाइम अभी आप वो नहीं लगाओ, क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत कम होता है कि वो आपको ड्रॉ करने के लिए बोलता है। ठीक है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, और इतनी कॉम्प्लिकेटेड वेव आती भी नहीं है। ये तो हमने इसलिए मैंने कंसिडर की थी सेम साइड वाली, ताकि एक ही बार में आपको कॉम्प्लेक्स केस भी थोड़ा सा पता चल जाए कि किस तरह से हो सकता है। ठीक है, और इसका आसान तरीका सबसे यही है कि आप जब भी वेव को कंबाइन कर रहे हो ना, तो एक वेव का मैक्सिमम पॉइंट ढूंढो जहाँ पे वो मैक्सिमम वाइब्रेट कर रही है, और एक वो पॉइंट ढूंढो जहाँ पे वो मिनिमम है। तो हमने ये देखो जितने पॉइंट मार्क किए ना, उनमें सब में एक ना एक पॉइंट जीरो पर था। ये देखो ये वाला पॉइंट मिनिमम था। उससे ये होता है प्लस करना आपके लिए इजी हो जाता है, आपको वो नंबर्स बॉक्स काउंट नहीं करने पड़ते कितना बॉक्स पे जाना है। अगर आप वो बॉक्स काउंटिंग में लग जाओगे तो हम 5 मिनट से ज्यादा ये क्वेश्चन पे लगा देंगे, 2 मार्क या 1 मार्क का क्वेश्चन अगर हो तो हम उस पर इतना टाइम लगा देंगे। तो आपने बस सिंपल ये करना है, जहां आपको एक वेव जीरो पर नजर आ रही है उसके ऊपर वाला पॉइंट काउंट कर लो, क्योंकि जीरो के बाद ऊपर वाला जो पॉइंट होगा वैल्यू वही आनी है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो सुपरपोजिशन का केस था। सर इस एम्पलीट्यूड माइनस में भी हो सकता है? वो माइनस का मतलब ये कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वो इसलिए हम माइनस में बनाते हैं, क्योंकि वर्टिकल जब हम बनाते हैं एक्सिस, तो मैथ्स में वर्टिकल अपवर्ड वाला पॉजिटिव होता है, वर्टिकल डाउनवर्ड वाला नेगेटिव होता है। तो वो माइनस का सेंस ये कि आपके पास डायरेक्शन उसकी अब चेंज हो रही है, ट्रफ बन रहा है अब। मतलब वाटर वेव अब इनसाइड जा रही है, पहले ऊपर की तरफ से आ रही थी तो वो क्रस्ट था, अब वो डाउनवर्ड जा रही है तो वो अब आपके पास ट्रफ है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, और नेक्स्ट अब हमने जो स्टार्ट करना है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास स्टेशनरी वेव्स का। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको ज्वाइन करो तो फिर हम स्टेशनरी स्टार्ट करते हैं।